Good morning. I welcome you all. And this session is for class 11. In class 11, we are learning biomolecules. In this chapter, we have just discussed so many topics. So let me just revise whatever topic we have discussed. First of all, how to analyze chemical composition. This part is finished now. I have told you how we can analyze the one tissue and how we can get to know about the acid soluble and acid insoluble pool. दोनों pool के बारे में, दोनों fraction के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं. उसके बाद हम लोग ने अमीनो एसिड के बारे में डिस्कस कर लिया, अमीनो एसिड ज्यूटर आयनिक फॉर्म, उसके बाद लिपिड के बारे में डिस्कस कर लिया. ठीक है. उसके बाद मैंने आपको प्रीवियस सेशन में न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बता दिया. न्यूक्लियोटाइड के जस्ट बाद मैंने आपको डीएनए और आरएनए के बारे में भी बता दिया था. एक चीज़ यहाँ से नोट कर लेना कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा न्यूक्लियोसाइड है और कौन सा न्यूक्लियोटाइड है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे एडिनोसिन है, गुआनोसिन है, थाइमिडीन है, यूरिडीन है, साइटिडीन है. तो ये सब क्या है? न्यूक्लियोसाइड हैं. उसके बाद एडिनिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, तो ये सब क्या है? न्यूक्लियोटाइड हैं. तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ऑड वन अगर आपके साथ न्यूक्लियोसाइड के साथ एक न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देगा तो पूछेगा इसमें ऑड वन कौन सा है, मतलब अलग कौन सा है. तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो इसको अंडरलाइन कर लेना, न्यूक्लियोटाइड से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए. ये सब डायग्राम मैंने आपको बताए हैं. ठीक है. ग्लूकोज, राइबोज शुगर क्या होता है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, फिर अमीनो एसिड में डिफरेंट, इसको जरूर तैयार कर लेना, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर कुछ जो एनसीईआरटी में है उनको तो जरूर तैयार कर लेना. ग्लाइसिन, एलेनिन और सेरीन, ये सब न्यूक्लियोड अमीनो एसिड्स के टाइप हो गए. उसके बाद मैंने आपको फैटी एसिड के बारे में बताया था प्रीवियस टॉपिक में. ग्लिसरॉल के बारे में बताया था किस तरह से ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन होता है, एस्टेरिफिकेशन क्या होता है. ठीक है. कोलेस्ट्रॉल क्या होता है. उसके बाद ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनका कंपोनेंट क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस. ठीक है. नाइट्रोजनस बेस में 4-5 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं जिनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन. ठीक है. तो उसको आप यहाँ से स्ट्रक्चर इसका देख सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं. ये इंपॉर्टेंट है. मैंने एनसीईआरटी की पीडीएफ इसलिए यहाँ पे लगा दी क्योंकि कुछ टॉपिक आपको एकदम अपने एनसीईआरटी से ही स्टडी करने हैं, उसके लिए प्रेजेंटेशन की कोई नीड यहाँ पे नहीं है. ठीक है. तो देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं. मेटाबोलाइट्स बना मेटाबॉलिज्म से. अगर किसी की भी बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहा है तो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उसके बॉडी में कोई ना कोई प्रोडक्ट बनता है. मेनली जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जिन प्रोडक्ट्स को हम लोग यूज़ करते हैं. कुछ ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, दोज फंक्शन वी नो, जिनके फंक्शन हमें पता है. ठीक है. लेकिन बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट्स हैं वो फॉर्म होते हैं जिनके फंक्शन के बारे में हमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता. तो ऐसे मेटाबोलाइट्स जो वॉट एवर मेटाबोलाइट्स दोज फंक्शन आर अननोन. ठीक है. दोज आर टिपिकल, जो टिपिकल होते हैं या नोन होते हैं जिनके फंक्शन, उनको हम लोग रखते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में. लेकिन जिनके फंक्शन नोन हैं, जिससे हम फैमिलियर हैं, उसको क्या बुलाते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. तो इफ वन वर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, सच अ लिस्ट वुड हैव 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग अमीनो एसिड, शुगर, बहुत सारे उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाएंगे. तो वी कैन कॉल दीज बायोमोलिक्यूल एज अ मेटाबोलाइट्स. इन सारे बायोमोलिक्यूल्स को हम क्या बुला सकते हैं? मेटाबोलाइट्स बुला सकते हैं. दोज पार्टिसिपेट इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस. इन एनिमल टिश्यू वन नोटिसेस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड. ठीक है. अगर हम एनिमल टिश्यू में देखें तो ये जितने भी कंपाउंड यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है, इसके पहले जो टेबल थी 9.1 वाली, आपको मैंने दिखाया भी था इसके पहले कि कौन कौन से कंपाउंड हैं जो इसमें प्रेजेंट होते हैं. ये देख सकते हो. ठीक है. कि कौन कौन से कंपाउंड अर्थ क्रस्ट में हैं, कौन से ह्यूमन की बॉडी में हैं. तो इस तरह से आपको ये पता लग जाएगा कि ह्यूमन की बॉडी में कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. इन कैटेगरी को हम क्या बुलाते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बुलाते हैं. हाउएवर वन एनालिसिस प्लांट, अगर हम प्लांट को एनालिसिस करें, फंगल एनालिसिस करें, माइक्रोबियल सेल्स को देखें, तो वन वुड सी 1000 ऑफ कंपाउंड रादर देन दीज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. हमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा बहुत सारे और भी कंपाउंड हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे एल्कलॉइड्स है, फ्लेवेनॉइड्स है. ठीक है. उसके बाद रबर है, एसेंशियल ऑयल्स हैं. इनको हम क्या बुलाते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बुलाते हैं. समझ में आए? वाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफिएबल फंक्शन, मैंने आपको पहले ही बताया. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के हमें फंक्शन पता होंगे, लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनके फंक्शन हमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते. तो वही यहाँ पे लिख रखा है कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं हैव आइडेंटिफिएबल फंक्शन एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल या नोन रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजी. जो भी रोल वो परफॉर्म करते हैं वो हमें पता है.
लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं इन होस्ट ऑर्गेनिज्म, हाउएवर मेनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर, बहुत सारे ऐसे हैं जो यूजफुल है, जैसे रबर है, ड्रग्स हैं, ठीक है, लेकिन सम कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जिनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, लेकिन हमें उनके फंक्शन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते, तो ऐसे मेटाबोलाइट्स को क्या बुलाते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो इन जो कैटेगरी है इसको जरूर याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूछ सकता है कि एल्कलॉइड्स के एग्जाम्पल बताइए, टार्पिनोइड्स के पिगमेंट हैं जो इसके एग्जाम्पल बताइए, तो इस तरह से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, इसको याद कर लेना। इसकी कैटेगरी पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम देखें तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में पिगमेंट्स कौन कौन से आ जाएंगे, तो कैरोटीनॉइड्स आ जाएगा, एंथोसाइनिन आ जाएगा। एल्कलॉइड्स कौन कौन से आ जाएंगे, मॉर्फिन है, सीडीन है, ठीक है। उसके बाद टार्पिनॉइड्स में मोन्टेरेपिन्स और डायप्टेरिन्स। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड है ये सब क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, और ये इनकी कैटेगरी है कि पिगमेंट में, एल्कलॉइड में, टार्पिनॉइड्स में, एसेंशियल ऑयल्स में। तो इस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। आपको पता है बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो आपको पता है हमने फर्स्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था जिसमें हम लोग ने एनालिसिस की थी, जिसमें हमें एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल पूल, दो पूल मिले थे। इन दोनों पूल में हमने देखा था कि कुछ ऐसे कंपाउंड है जो एसिड इनसॉल्युबल में मिले हैं और कुछ ऐसे कंपाउंड है जो एसिड सॉल्युबल पूल में मिले हैं। तो मेनली देयर इज ए वन फीचर कॉमन टू ऑल द कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। जितने भी कंपाउंड एसिड सॉल्युबल पूल में मिले हैं उनका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट रेंजेस फ्रॉम 18 टू 800 डाल्टन, मतलब 800 या 1000 डाल्टन से कम होता है। हम ये कह सकते हैं कि 1000 डाल्टन से कम होता है। किसका, जो एसिड सॉल्युबल पूल में जितने भी हमें कंपाउंड मिले थे। एसिड इनसॉल्युबल में क्या होता है कि 1000 से ज़्यादा होता है। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हैज़ ओनली 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीसेकेराइड्स है एंड लिपिड्स हैं। दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स विद एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, क्योंकि लिपिड एक्चुअली माइक्रोमॉलिक्यूल है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में है क्योंकि ये डिसॉल्व होता नहीं है, इसीलिए हमें ये कहाँ मिलता है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलता है। Have molecular weight in the range of 10,000 Dalton and above. For this very reason, biomolecules, chemical compounds found in living organism, are of two types. One, those which have molecular weight less than 1000, ऐसे जिनका 1000 से कम है वेट, ठीक है, उनको बुलाते हैं हम माइक्रोमोलिक्यूल। और जिनका जो ऐसे फ्रैक्शन जिनका उससे ज़्यादा है तो उसको क्या बुलाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल। समझ में आए, तो मैक्रो और माइक्रो समझ में आ गया होगा। द मॉलिक्यूल्स इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, लिपिड को छोड़ के, और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, सब क्या हैं, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हैं। देन व्हाई डू लिपिड सच हुज मॉलिक्यूलर वे डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन। अगर हम लिपिड को देखें तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 से ज़्यादा नहीं है, फिर भी वो कहाँ मिलता है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलता है, क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। कंपाउंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली सच एज सच बट आल्सो अरेंज इनटू स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन। आपको पता है लिपिड सेल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है, जितने भी जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें भी प्रेजेंट होता है। व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यू, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम किसी टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो एक्चुअली वी आर डिसरप्टिंग द सेल मेम्ब्रेन, सेल स्ट्रक्चर एंड मेम्ब्रेन, जो ऑर्गेनल्स हैं उनको हम डिसरप्ट कर रहे हैं, ठीक है, वेसिकल्स वगैरह में। तो जब उनका डिसरप्शन होता है, जब उसको हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डालते हैं तो हमें दो फ्रैक्शन मिलता है। तो उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसीलिए जो मेम्ब्रेन है, देयरफॉर दीज मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट, जो मेम्ब्रेन वाला पार्ट है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल गेट सेपरेटेड, ठीक है, विद द एसिड इनसॉल्युबल पूल, वो एसिड इनसॉल्युबल पूल के साथ वो भी सेपरेट हो जाता है क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं होता है। एंड हेंस इन द मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। लिपिड के फ्रैक्शन में प्रेजेंट तो है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में प्रेजेंट तो है, लेकिन एक्चुअली वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है,
क्लियर है, ठीक है। तो द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। तो एसिड सॉल्युबल पूल में जो भी हमें फ्रैक्शन मिलता है वो मेनली क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन होता है। मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, वो सब क्या हो जाते हैं, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हो जाते हैं। टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग मॉलिक्यूल। अगर हम एसिड इनसॉल्युबल और एसिड सॉल्युबल पूल को दोनों को मिला लें तो वो पूरी तरह से हमें कंपोजिशन के बारे में आइडिया दे देते हैं। तो इस टॉपिक में केवल यही था कि कोई मॉलिक्यूल मैक्रो कब होता है और माइक्रो क्यों होता है। और लिपिड के साथ एक्सेप्शनल है, लिपिड एक्सेप्शनल है कि लिपिड बीइंग अ माइक्रो मॉलिक्यूल है तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल, बट इट इज प्रेजेंट इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, तो उसका रीजन भी यहाँ पे हो गया। और लिपिड वहाँ पे आया क्यों, क्योंकि व्हेन यू आर डिसरप्टिंग, व्हेन यू आर जस्ट टेकिंग एनी टिश्यू फॉर एनालिसिस एंड यू आर ग्राइंडिंग द टिश्यू, तो यू आर ग्राइंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। तो आप दोनों को ग्राइंड कर रहे हो ना, ऐसा तो नहीं किया आपने कि सेल मेम्ब्रेन को हटा दिया, ठीक है, तो उस तरह से लिपिड भी हट जाएगा, ऐसा तो किया नहीं आपने। क्लियर है। तो इस तरह से ये जो लिपिड है बीइंग इन माइक्रो मॉलिक्यूल, इट इज फाउंड विद द फ्रैक्शन ऑफ द, या इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। क्लियर है, ठीक है। तो इस टॉपिक से ये समझ में आ गया। प्रोटीन मैं पहले से बता चुका हूँ आपको, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आज एनसीईआरटी की पीडीएफ लगा रखी है, जिससे आपको एनसीईआरटी में जो जो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं वो पता लग जाए। लास्ट ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन आया था GLUT4 से, ठीक है, कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोटीन GLUT4। तो GLUT4 बहुत ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं था, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ठीक है। GLUT4 का रोल क्या है, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। इसी तरह से बहुत सारी प्रोटीन है और इनका यहाँ पे फंक्शन लिख रखा है कि क्या फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। अब आ जाओ पॉलीसेकेराइड्स पे, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पॉलीसेकेराइड, ठीक है। इट इज एसिड इनसॉल्युबल पैलेट, ये भी एक एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, नाम से ही पता लग रहा है पॉलीसेकेराइड, पॉली मतलब सो मेनी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और किसके, कार्बोहाइड्रेट के। जब कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के कई सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बुला सकते हैं, पॉलीसेकेराइड। सो पॉलीसेकेराइड आल्सो हैज द पॉलीसेकेराइड एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। पॉलीसेकेराइड आर चेन ऑफ शुगर, किसकी चेन होती हैं, शुगर्स की चेन होती हैं। दे आर थ्रेड, लिटरली अ कॉटन थ्रेड, जैसे हम एक कॉटन थ्रेड देखते हैं एकदम वैसे ही थ्रेड होते हैं। कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेकेराइड, बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें तो सेलुलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड दैट इज ग्लूकोज। इसका मतलब है सेलुलोज को बनाने में ओनली ग्लूकोज इज इन्वॉल्व। सो मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ज्वाइन टुगेदर फॉर्म द सेलुलोज। सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर, इसीलिए हम सेलुलोज को क्या बुलाते हैं, होमो, होमो मतलब सेम। स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस, स्टार्च थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी इन प्लांट, ठीक है। लेकिन स्टार्च क्या करता है, आपको हमेशा स्टार्च याद रखना है, प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता। तो एनिमल में जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है वो किस में होती है, स्टार्च के फॉर्म में होती है। एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन, आपको पता है प्लांट में स्टार्च होता है और एनिमल में ग्लाइकोजन होता है, याद रखना। जैसे प्लांट में स्टोरेज फॉर्म स्टार्च होता है वैसे एनिमल के केस में स्टोरेज फॉर्म कौन होता है, ग्लाइकोजन। इनोलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, कई सारे फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना लेते हैं, इनोलिन बना लेते हैं। ये इंसुलिन नहीं है, याद रखना, ये इनोलिन है। इन अ पॉलीसेकेराइड चेन, अगर हम किसी पॉलीसेकेराइड को चेन को देखें जैसे ग्लाइकोजन, द राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड, जो राइट एंड होगी उसकी वो क्या होगी, रिड्यूसिंग होगी, और जो लेफ्ट एंडिंग होगी वो नॉन रिड्यूसिंग एंड होगी। इट हैज़ ब्रांचेज एज शोन, जैसे ये देखो इस तरह से इसमें ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि अगर हम स्टार्च का टेस्ट करने जा रहे हैं तो आयोडीन की हेल्प लेते हैं। जब उसमें आयोडीन को हम पोर करते हैं तो आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर का कलर प्रोवाइड कराता है, अपीयर होता है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि स्टार्च की प्रेजेंट है। तो वो स्टार्च जो है ना वो आयोडीन को होल्ड कर लेता है, ठीक है। स्टार्च फॉर्म हेलिकल स्ट्रक्चर, जो स्टार्च होता है वो ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेता है।
और इसी जो हेलिकल पार्ट है इसी में आयोडीन को क्या कर लेता है, होल्ड कर लेता है। जब आयोडीन को होल्ड कर लेता है मतलब आयोडीन के साथ रिएक्ट कर लेता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। सेलुलोज में ऐसा नहीं होता क्योंकि सेलुलोज में ऐसे कोई हेलिक्स नहीं होते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से पॉलीसेकेराइड के बारे में हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कुछ जनरल सी चीज़ें उसको डिस्कस करेंगे, देन वी विल स्विच टू द एंजाइम्स, और उसके बाद हम लोग एंजाइम्स की स्टडी करने लगेंगे। क्लियर है? तो सेशन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर एनसीईआरटी। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी की पीडीएफ इसीलिए लगा दिया क्योंकि कुछ पैरा ऐसे हैं जिनको मुझे एनसीईआरटी से ही आपको पूरी तरह से पढ़ाना था। क्लियर है? फिर एंजाइम्स जब पढ़ेंगे तो फिर से आपको स्लाइड प्रेजेंटेशन मिलने लगेगी। क्लियर है? तो सेशन को कंप्लीट करते हैं। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू एंड गुड बाय।